सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान है फैयाज़ुल हसन चौहान साहब। अहम इशू है, इस पर बात करना चाहेंगे। जी, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाज़ुल हसन चौहान, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? ये आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आता हूँ अमरीकी करारदाद के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे कि एक अमेरिका ने जो करारदाद पास की है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसको पास की है और बहुत 6 अफराद शायद जो उनके ऐवान में थे उन्होंने मुखालफत की है। और इस करारदाद को पीटीआई का ये कहना है कि ये करारदाद उनकी जीत है और उनके जो अपने कोशिशें हैं और उनकी जो आपके इस सिलसिले में काविश है उसकी बुनियाद पर, उसके कहने की बुनियाद पर ये करारदाद अमेरिकन ऐवान में पास हुई है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर आप देखें कि किसने करारदाद पेश की, किसके कहने पे करारदाद पेश की और क्या करारदाद पेश की। जिसने करारदाद पेश की सारी दुनिया जान चुकी है कि आज से कुछ दिन पहले उसने इसराइल के हक में और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, गज़ा में होने वाले कत्लेआम के ख़िलाफ़, गज़ा में होने वाले दुनिया के कहते ना कि हिस्ट्री के सबसे बड़े जुल्म के ख़िलाफ़ के हक में उसने करारदाद पेश की थी। और वो बुनियादी तौर पर एक यहूदी है, वो कांग्रेसमैन। उसने करारदाद पेश की। बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने उसको फैसिलिटेट किया, एक आसिफ महमूद है, खुले आम खत्म नबूवत का मुनकर है, वो खुले आम अमेरिका के अंदर सारे जानते और मानते हैं उसको। और दूसरा बरकी है, इस बानी तहरीक इंसाफ का कज़न, वो भी खुले आम खत्म नबूवत का मुनकर है। खत्म नबूवत के मुनकरों की लॉबिंग और पैसे के ऊपर एक यहूदी ने करारदाद पेश की। अब सूरत हाल देखिएगा, एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा जिस पार्टी और जिस शख्सियत ने शुरू किया 2.25 साल पहले, आज जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसी एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर हकीकत में अमल करते हुए फिल्म बना रही है, तो उसमें विलन का किरदार उन्हीं ड्रामेबाजों ने कि जिन्होंने अमेरिका की नफरत को कैश करा के अमेरिका की मर्जी के साथ, अमेरिका की मंशा के साथ, अमेरिकन CIA की कंसल्टेशन के साथ पूरा प्लान और पूरा ड्रामा बनाया था एब्सोल्युटली नॉट का। कहां जाके अल्लाह पाक ने उनको नंगा किया, कहां जाके उनको अल्लाह पाक ने एक्सपोज किया, कहां जाके अल्लाह पाक ने उन्हें नेकेड किया, कहां जाके अल्लाह पाक ने उनकी अंदर के उस गलीज नफ्स को जो है वो लोगों के सामने आश्कार कर दिया कि कल वो जनाब उस एब्सोल्युटली नॉट के आगे अपनी उस जलालत भरी पूरी आपा धापी छीना छपटी मारा मारी पार्लियामेंट के अंदर के जरिए से उसके रास्ते की रुकावट थे। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका बहादुर को क्या जरूरत पड़ी जनाब? अमेरिका इतना मामा चाचा ताया फुफड़ बन रहा है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम के जरिए से और आपके चैनल के जरिए से जरा सारी पाकिस्तानी कौन सुन ले। पूछूंगा इस अमेरिका बहादुर से, तुम्हें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल देने का इतना शौक है, तो जनाब 2008 का इलेक्शन था, 18 फरवरी 2008 का इलेक्शन था, काफ लीग बरसर इक़्तिदार थी उससे पहले। एंड इलेक्शन वाले दिन 11 बजे ये जो बाइडन की जो इस वक्त अमेरिका का सदर है, ये जो बाइडन, तीसरी दफा कहूंगा, ये जो बाइडन के जो इस वक्त अमेरिका का सदर है, वो और जॉन कैरी साबिक वजीर खारजा अमेरिका के, ये दोनों चौधरी शुजात साहब के और चौधरी परवेज लाई साहब के F8 के घर में दिन 11 बजे बैठे हुए थे, दिन 11 बजे। और वहां मीटिंग करके उनके मुंह पे ये कह रहे थे दोनों भाइयों के कि आज अगर काफ लीग इलेक्शन जीती तो ना अमेरिका उसको तस्लीम करेगा इलेक्शन को, ना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करेगी, ना पेंटागन तस्लीम करेगी, ना CIA तस्लीम करेगी, ना दौलत मुश्तरका तस्लीम करेगी, ना यूरोपीय यूनियन तस्लीम करेगी, ना पूरी दुनिया के अंदर जनाब यूरोपीय ममालिक तस्लीम करेंगे। इनसे पूछो वो क्या इलेक्शन रिगिंग नहीं थी? फिर इनसे पूछो 2013 का इलेक्शन और खसूसन 2018 का इलेक्शन, सारी दुनिया को पता है 2018 के इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ को जनरल फैज के जरिए से और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के जरिए से किस तरीके से जिताया गया। उस वक्त उनको करारदाद पास करना याद नहीं आई।
उस वक्त इनकी जनाब हिस्से जमहूरियत, हिस्से तहरीक आजादी राय और हिस्से जनाब वोट जो है वो मरी हुई थी अमेरिका की। आज अगर इनको याद है तो बुनियादी तौर पर एक तहरीक इंसाफ, इसराइली लॉबी, खत्म नबूवत के मुनकरों की लॉबी, और सबसे इंपॉर्टेंट आज पाकिस्तान तय कर चुका है कि उसने चाइना के साथ मिलके आपका सी पैक का जो तीसरा फेज है, जो असल फेज है, उसको शुरू करना है। और जनूबी एशिया और एशिया के अंदर जो एक ब्रिक्स के नाम पर एक पूरा एक सेटअप बनने जा रहा है, जिसके तहत डॉलर के बजाय यहाँ की मकामी करेंसीज के जरिए से जनाब लेन देन होगा, उसमें पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, थ्रेट लगाने के लिए, और कंधा जनाब बानी तहरीक इंसाफ नकद कोके के ऊपर पूरी पाकिस्तानी अवाम को और खुसूसन अपने वोटर्स और सपोर्टर को नचा। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, ठीक है मुझे ये बताएं सर, चलें ये तो आपने अमेरिका का प्रोसीजर बताया है, लेकिन सर ये तो पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के तहत अगर कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तान की सियासी जमात ये दावा करे कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे किसी बैरूनी मुल्क की मुदाखलत करवा रही है, जैसे पीटीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो करारदाद पास हुई है उसकी काविशों, उसकी कोशिशों और उसके कहने पे हुई है, तो पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान और आइन के तहत तो संगीन सज़ा है सर। अब यहाँ इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कहाँ से एक्शन हो डॉक्टर साहब? 2.25 साल से एक्शन हुआ अदलिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से लेके, लाहौर हाई कोर्ट से लेके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सेशन तक जो इनके जनाब सहूलतकार बैठे हैं किसी से ढके छुपे हैं। अब मैं पर्सनली किसी के हवाले से बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मजाज और मेरा असूल नहीं है कि किसी जज को जना हम जनाब नाम लेकर जना वो इस अंदाज से करें। मैं एज अ होल बात करता हूँ मजमूई तौर पर। क्या कोई चीज पाकिस्तान की आवाम से ढकी छुपी है? क्या लोगों को नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब देर होती है सिर्फ एक लम्हे की कि आप जाएं जमानत कराने, आप केस से बरी हो जाते हैं पीटीआई वाले और बानी तहरीक इंसाफ और उसके दाएं बाएं चेले चांटे सारे। क्या लोगों को नहीं पता कि 2.25 साल से जिस अमेरिका की करारदाद के ऊपर ये लुड़ियां डाल रहे हैं, इन अकल के अंधों से पूछो कि उस अमेरिका का पिछला इलेक्शन रिग नहीं था? डोनाल्ड ट्रंप जना आज तक जनाब उल्टियां कलाबाजियां खा रहा है कि मेरा इलेक्शन चोरी हो गया, मेरा इलेक्शन चोरी हो गया। इन 95% अमेरिकन कांग्रेसमैन इन अकल के अंधों से पूछो कि भाई तुम्हारे मुल्क के अंदर पिछला इलेक्शन 2020 का वो अभी तक जनाब उसकी लेजिटिमेसी जो है वो तस्लीम करने को तैयार है। तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा मौजूदा सदारती उम्मीदवार, तुम्हारी सबसे बड़ी पार्टी है, तुम चले जनाब जेब में नहीं है ढेला देखने चले हैं मेला के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत के अंदर जनाब इन्वॉल्वमेंट करने। यहां पर पिछले 2.25 साल से पाकिस्तान की सिविल कोर्टों से लेके सेशन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट 100% एक बानी तहरीक इंसाफ और उसकी पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान का सारा अदालती सिस्टम लगा हुआ है। लोग बेचारे रुल रहे हैं, लोगों के केसेस रुल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ और उसकी पार्टी को सुकून मिलना चाहिए, इत्मीनान मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, आउट ऑफ द वे उनको फैसिलिटेशन और रिलीफ मिलना चाहिए। तो भाई ये फर्क है जहां पर रूल ऑफ लॉ। तो इसका मतलब एक्शन, इसका मतलब है कि इतने बड़े संगीन जो इनके ऊपर ये केस बनेगा उसके ऊपर सज़ा इनको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं इन जर्नल कि इनको फैसिलिटेट किया जाता है अदालतों में। ये जो करारदाद पीटीआई ने जिसको मुस्तरद की है, जो कि तमाम सियासी जमातों के पार्लियामेंट में इसको पास किया और अमेरिका की जो मुखालफत की, उसके साथ साथ इसके अंदर, इस बिल के अंदर, इस करारदाद के अंदर 2 अहम चीज़ भी थी। एक तो इज़राइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद भी थी इसमें, जिसमें फ़लस्तीन के हवाले से थी, और दूसरा कश्मीरियों के हक़ के लिहाज से भी थी। तो पीटीआई ने तो ओवरऑल पूरे के पूरी करारदाद को जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो ये तो सर मेरा ख्याल है पढ़ा नहीं, या पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जनाब चाहे कश्मीर हो चाहे इज़राइल हो, उनके मफादात सबसे अहम है, पाकिस्तान के मफादात अहम नहीं है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, हमने 17 साल इस पार्टी में गुजारे हैं, हमें 44 साल एज सियासी कारकुन और सियासी लीडर हमें काम करते हुए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ये बोने हैं, ये 1.5 साल की पैदावार वो लोग हैं कि जिनको गाली अच्छी देनी आती है, उनको जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने मर्कजी ओहदों पे फाइज किया हुआ है।
या इंतहाई बोने किस्म के लोग जिनका ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना पॉलिटिकल विजन है, ना पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, ना इंडिजीनियस और एक्सजीनियस पॉलिटिक्स, ना इंडिजीनियस और एक्सजीनियस इश्यूज, ना पाकिस्तान की जो बका और तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी उसके इश्यूज के हवाले से उनके अपने कोई फर्म बिलीव्स हैं कि इंसान के बिलीव्स होते हैं ना। मेरा एक बिलीव है कि पाक फौज पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम का वाहिद अदारा है, ये मेरा बिलीव है बचपन से। मैं जो सोचूंगा, जो पढ़ूंगा, उसके मुताबिक फिर मुझे इस अपनी सोच को मैं फर्निश करूंगा। इनमें से किसी की सोच ही कोई नहीं है, ना सीपैक के ऊपर, ना इंटरनल इश्यूज के ऊपर, ना एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर, ना अमेरिका के हवाले से, ना इजराइल के हवाले से। ये अपनी एक एक कुर्सी, एक एक जिंदगी में कभी कौंसलर नहीं बने थे, ये जिंदगी में कभी ये यूसी लेवल के अहदेदार नहीं बने थे। इन्होंने कहा मौका अच्छा है यार, गालियां दो जनाब फौज को, आईएसआई को, अदालतों को, चीफ जस्टिस को, और जनाब ओहदे ले लो। ओहदे मिल गए, उसके बाद टिकट भी मिल गए, और टिकट मिलने के बाद ये एमएनए एमपीए बन गए। अब एमएनए एमपीए बन गए हैं, इनको पता है जब तक गाली देंगे, जब तक फसाद फिल अर्ज करेंगे, जब तक दूसरी मुखालिफ पार्टियों की और फौज की और आईएसआई की और अदालतों की आप जनाब इज्जत को रोलेंगे, उस वक्त तक आप तहरीक इंसाफ के अंदर बाइज्जत रहेंगे। वरना आपको उठा के उमर अयूब की तरह और अभी आने वाले दिनों में गौहर खान की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उन्हें पता है अब क्या है, अब वो लगे नाचने, लगे कूदने, किसी को। अच्छा सर ये बताएं ना, ये बताएं सर, मैं आगे चलूंगा। नहीं करारदाद नहीं पढ़ी ना सर उन्होंने, करारदाद नहीं पढ़ी, और इतनी बड़ी करारदाद जो कश्मीर और इजराइल के हवाले से थी उसको भी रद्द कर दिया। मसलन ये किस किस्म की सियासी जमात है? मुझे एक सवाल का जवाब दें सर, इसका कोई, आपने बड़ा काम किया है इसमें, इसका कोई नज़रिया है सर? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो जज अदालत अगर इनके हक़ में फ़ैसला दे तो वो सही, और इनके मुखालफत में फ़ैसला दे तो उसके ख़िलाफ़ गालियाँ, मीडिया इनके हक़ में अगर प्रोग्राम कर दे तो वाह वाह, और अगर इनको इन पर तनकीद कर दे तो गालियाँ। अच्छा अमरीका कल तक ये अमेरिका के सख्त मुखालिफ थे और बड़ी बड़ी गालियाँ, और ज़िम्मेदार इनकी पार्टी की, इनकी हुकूमत की तबाही के। आज करारदाद पास हो गई है तो वाह वाह अमेरिका हो गया। सर इक़्तिदार में फ़ौज लाए तो फ़ौज बहुत अच्छी, और फ़ौज अगर इनको गलत कामों से मना करे तो फ़ौज बहुत गंदी। तो सर इनका क्या नज़रिया है? सर इनका कोई नजरिया नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ में पिछले 1 साल से एक बात कह रहा हूँ, इंतहाई सब स्टैंडर्ड आईक्यू लेवल के मालिक हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये मुझे उनसे कोई क्लैश नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। मुझे गिला है तो खत्म नबूवत और नामुस रिसालत का है, मुझे गिला है तो जनाब पाकिस्तान के सोनी धरती का है। इसके अलावा मुझे किसी से कोई गिला नहीं होता। मैंने मुसलसल देखा है इस बंदे का कोई विजन नहीं, ना इसको कुरान का पता, ना इसको सुन्नत का पता, ना इसको जनाब शरीयत का पता, ना इसको तरीकियत का पता, ना इसको सूफियत का पता, ना इसको रूहानियत का पता, ना इसको हिस्ट्री का पता, ना इसको दीन का पता, ना इसको दुनिया का पता। इसके कान में जो फूंक देगा, जो लिख के दे देगा, ये वो मुंह से निकाल देगा। इस तरह की 7500 क्लिप जो है वो सोशल मीडिया में मौजूद है। 1600, 680 जापान के साथ सरदे मिलती है, जर्मनी की 1,44,000, 40,000 नौज़बिल्लाह माज़िल्लाह पैगंबर, और फला फला फला। इसका विजन क्या है? अच्छी जमहूरियत जिसमें मैं वजीर आजम हूँ, अच्छी हुकूमत जिसमें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अच्छा जनाब आज़ादी इज़हार राय जिसमें मेरी तारीफ की जाए, अच्छी जनाब आपकी पार्लियामेंट जिसमें मेरी अक्सरियत मुझे दिलवा दी जाए, अच्छी फौज जो मुझे सपोर्ट करे, अच्छी आईएसआई जो मेरा इक़्तिदार का हुमा मेरे सर पे सजाए, और फिर 24 घंटे फौज और आईएसआई वो अलर्ट खड़ी हो कि इसकी हुकूमत ना हिले, इसकी हुकूमत कायम रहे। इसके लिए ब्राइबरी करनी पड़े, इसके लिए फ्लोर क्रॉसिंग करवानी पड़े, इसके लिए पार्लियामेंटेरियन खरीदने पड़े, इसके लिए कर्नल लियाकत के जरिए से आपके जनाब घरों में बंद करने पड़े पार्लियामेंटेरियन, आपके जनाब ड्रमों में बंद करने पड़े, टैंकों में बंद करने पड़े, करें वो अच्छी जमहूरियत, अच्छी हुकूमत, अच्छी पार्लियामेंट। उसे ये नहीं पता यार, हर दफा हर दिन ईद और हर रात शब रात नहीं होती। आज मैं अपोजिशन में बैठा हूं या आज मैं हुकूमत में नहीं हूं तो मुझे कोई दुख नहीं, मुझे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन पाकिस्तान की मैं सबसे पहले सोचूंगा, मैं अपने ओहदे के लिए नहीं सोचूंगा। मैं लॉबिंग नहीं करूंगा मुझे किसी सूबे या मरकज के अंदर कोई ओहदा मिल जाए। मैं लॉबिंग करूंगा कि मेरी पूरी सलाहियतें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए लगे। और भाई तू इतना पॉपुलर, अल्लाह पाक ने तुझे बना दिया इसराइली मोसाद के जरिए से और
सोशल मीडिया के जरिए से और अमेरिकन CIA के जरिए से, तो अपने मुल्क की खिदमत कर, मुल्क की बेहतरी के लिए कर। CPEC बनेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। CPEC बनेगा, पाकिस्तान के अंदर महंगाई खत्म होगी। CPEC के अंदर ऊपर कारखाने बनेंगे, रोडों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मुल्क का नौजवान जनाब रोजगार के अंदर आएगा, हुनरमंद होगा। तुझे इससे घर से कोई नहीं, तुझे घर से है कि अमेरिकन CIA ने तेरी ड्यूटी लगा दी है कि तूने जनाब CPEC नहीं बनने देना। आज मैं बड़ी खुल के बातें कर रहा हूँ। इसको पहले भी इक़्तिदार में लाया गया, इसी काम के लिए लाया गया था, तभी 3.5 साल जनाब CPEC बंद रहा। अब भी दोबारा उसको जनाब इसी वजह से सपोर्ट किया जा रहा है। मुझे बताए ना, नवाज शरीफ को उतारा गया, किसी ने क्यों नहीं करारदाद पास की अमेरिकन कांग्रेस के अंदर? नवाज शरीफ को उतारा गया 2016 के अंदर, क्यों नहीं इसराइल की जनाब हुकूमत ने सरकारी तौर पे इस्लामिक काउंसिल के अंदर जनाब उसके हक में जनाब करारदाद लेकर आए? नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। करारदाद की तो मुखालफत इन्होंने की है। अभी एक बहुत अहम फ़ैसला हुआ और वो कौमी फ़ैसला है। ये फ़ैसले के तहत जनाब जो अज़म इस्तेहकाम जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस वक्त फ़ौज ने लड़ना है और हुकूमत इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, वहाँ PTI ने मुखालफत शुरू कर दी है सर। तो ये भी सामने आ रहा है सर कि अब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो इतनी दहशत गर्दी कर रही है TTP और दूसरे दहशत गर्द, अब इसके ऊपर मुश्तरका अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। PTI जो है वो खड़ी हो गई कि हमारी डेड बॉडी से ये आप करेंगे ये एक्शन। ये क्या है सर? डॉक्टर साहब, मैं कल ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब के क्लिप देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सराइकी इलाके के अंदर जितने इस वक्त अस्करी PTI के जो वर्कर्स एक्टिव हुए हैं और एग्रेसिव हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको TTP के जरिए से ट्रेनिंग दिलाई गई थी। और अब आप बताएं कि ये चीज़ आपको ढकी छुपी तो नहीं कि 2020 के अंदर, 2019 के एंड में और 2020 में इसी जनरल फैज और इमरान खान ने, बानी तहरीक इंसाफ ने, वो जनाब TTP के 40,000 जनाब लोगों को, जिसमें से 10,000 जंगजू थे, इसके अपने मुंह के क्लिप्स मौजूद हैं, इसके अपने मुंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि जनाब मैं लेकर आया। अच्छा, आगे से जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि भाई फिर क्या करते, ये 40,000 बंदे किधर लेके जाते अफगानिस्तान वाले? और अकल के अंधे, वो 40 लाख हम 40 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं अफगानियों को। उन्होंने तो नहीं ये सोचा कि यार 40 लाख जनाब पाकिस्तान गए हुए हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ हुआ इकोनॉमी का, तो भाई उन 40 लाख को वापस बुलाए। तुम्हें 40,000 का दर्द तुम्हारे पेट के ऊपर आ गया, तुम्हारे पेट के अंदर मरोड़ उठने शुरू हो गए। असल बात ये नहीं थी, असल बात ये थी पीछे से पूरा प्लान था। आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए, CPEC को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट लाने के लिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को पूरी दुनिया के अंदर फ्यूचर के अंदर एक सस्पिशियस एम्बिगुअस जनाब एंटिटी और असासा डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने इस मौसूफ के जरिए से, बानी तहरीक इंसाफ के जरिए से और इसके जो अलाई थे फौज के अंदर, उनके जरिए से ये फैसला करवाया और ये प्री प्लान 40,000 जंगजू जनाब ये लाए गए। अब वो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, अब वो आपके सामने है। तो ये तो सपोर्ट करेंगे ना TTP को। TTP तो इनका अस्करी विंग है, TTP की वजह से तो इनकी सारी हुकूमत वहां पे कायम है, TTP की वजह से तो पूरी पाकिस्तान के अंदर इनका सारा नेटवर्क जो है वो कायम है, तो इनका ऑब्वियसली हक बनता है। अच्छा सर, ये बताएं, ये महमूद अचकज़ई जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी एक सीट है, वो भी किस तरह होती है? वो फ़ौज को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने एक्शन किया तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करेंगे, और PTI के प्लेटफॉर्म पर वो मुज़ाकरात भी करने जा रहे हैं सियासी जमातों से। कहा जाता है कि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को मसलन रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। तो आइदर PTI महमूद अचकज़ई को इस्तेमाल कर रही है या महमूद अचकज़ई PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, दोनों एक दूसरे का मुंह काला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का मुंह काला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गद्दार कहते थे, दोनों एक दूसरे को जिसे कहते हैं एजेंट कहते थे, दोनों एक दूसरे को घटिया कहते थे, दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे,
दोनों एक दूसरे को दुनिया का सबसे नीच शख्स कहते थे ओपनली जलसों में इकट्ठे हो गए। पीछे से जिन्होंने डोरी हिलाई है, पीछे से जिन्होंने इनके कान खींच के इनको एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया, आ जाओ तुम भी हमारे वो भी हमारा, ना लड़ो, एक हो जाओ, बुनियादी एजेंडा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। इकट्ठे हो गए। आप बताए ना, मैं आई विटनेस हूं यार, मुझसे कोई ढका छुपा है बानी तहरीक-ए-इंसाफ की गुफ्तगुएं और तकरीरें और मीटिंग्स के अंदर? यार ये तो बहुत बड़ा गद्दार है, ये इस पाकिस्तान का गद्दार है। इसका दादा, इसका बाप जो है ना अब्दुल समद अचकज़ई बलोचिस्तानी गांधी है। इसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, इसने आज तक पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया, इसने आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। इसने ओपनली कहा कि मैं कभी भी ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा। ये ओपनली जनाब अफगानिस्तान में अफगान कौंसलेट के अंदर इंडियन रॉ के साथ मिलके ओपनली बयान देता था और इंटरव्यू देता था कि दरिया अटक से आगे जनाब पूरा अफगानिया जनाब मुल्क है। आज वो इमरान खान ये, लेकिन अफसोस उन पाकिस्तानियों पे होता है जो मुहिब्बे वतन होकर नकदे कोके के ऊपर जनाब इस बानी तहरीक-ए-इंसाफ के इशारों पे और उसके पीछे जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट और इजरायली मोसाद है उसके इशारों पे और इंडियन रॉ के इशारों पे जो पाकिस्तान की अवाम नाच रही है। डॉक्टर साहब, दुख उनका है, दुख इसका नहीं है। दुख महमूद खान अचकज़ई का नहीं है, और महमूद खान अचकज़ई के बस की बात भी नहीं है। उसकी ऐसी की तैसी जो है ना, वो कहे तो सही जनाब यहाँ पे ऑपरेशन रोकेंगे या फलां करेंगे। ना तो ये ऑपरेशन पख्तूनों के खिलाफ है, ना ये ऑपरेशन बलोचियों के खिलाफ है, ना ये ऑपरेशन पंजाबियों के खिलाफ है, ना ये ऑपरेशन जनाब आपके किसी सिंधियों के खिलाफ है, ना कोई गिलगित बल्तिस्तान के, ना कश्मीर के। ये उन लोगों के खिलाफ है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी करेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, हम उमर अयूब साहब ने रिजाइन कर दिया या प्रेशर में आए, इनके वर्करों ने बड़ा शोर मचाया, इनके ऊपर बड़े इल्जामात लगाए और इनको फारिग कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? डॉक्टर साहब, इनको उन्होंने ही फारिग करवाया है जिन्होंने दूसरी दफा मुझे, पहली दफा भी और खुसूसन दूसरी दफा वज़ारत इत्तलात पंजाब से फारिग करवाया था। वो है जबरान इलियास, अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर, खत्म नबूवत का मुनकर और जनाब अमेरिकन CIA का स्पेसिफिक एक डिप्टी डायरेक्टर है या डायरेक्टर है। उसके साथ उसका नायब है इमरान गजाली, वो भी अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर, वो भी खत्म नबूवत का मुनकर और वो भी जनाब अमेरिकन CIA का मुलाजिम है। उसके साथ वो शतूंगड़ा अजहर मशवानी और उसके साथ जनाब बेटा अरसलान खालिद। ठीक है जी, ये वो ग्रुप है। मैंने दूसरी दफा जब मैं बना ना वजीर इत्तलात, तो मैंने क्या किया कि इनकी जो नेगेटिव सोशल मीडिया टीम थी जो हर वक्त सहाफियों को, आपको भी, कभी जावेद चोई साहब को, कभी किसको सारा दिन नंगी गंदी गालियां निकालती थी। अगर किसी टॉक शो में हक और सच के ऊपर मबनी तनकीद हो गई बानी तहरीक-ए-इंसाफ पे, मैंने जब दूसरी दफा तरीके में बना, मैंने 2,500-3 हजार नौजवानों की एक पूरे पंजाब में सोशल मीडिया टीम बनाई, बड़ी मेहनत करके 3-4 महीने 5 महीने। लेकिन उनको मैंने पहली हिदायत यह दी थी कि आपका पहला फर्ज यह है और सख्ती से हिदायत है कि किसी मुखालिफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और किसी सहाफी और एंकर, उसके खिलाफ एक लफ्ज आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। आपने सिर्फ पंजाब और वफाकी हुकूमत हमारी जो है उसकी जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनको हाईलाइट करना है। अब वो बच्चे सारे जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो गए, इनको पिछू पड़ गए। इन्होंने कहा इस तरह एक तो ये अपनी एक हैसियत बना लेगा सोशल मीडिया में, दूसरा जिस ट्रैक पे हमने बच्चों को चढ़ाया हुआ है गाली गलौज के ऊपर और नेगेटिविटी के ऊपर, ये तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इन्होंने बानी तहरीक-ए-इंसाफ को जनाब कान भरे और उन्होंने जनाब मुझे फारिग कर दिया। आज वही जबरान इलियास, वही इमरान गजाली, वही शतूंगड़ा अजहर मशवानी, वही बेटा अरसलान खालिद, उन्होंने आपके उमर अयूब को फारिग कर दिया। क्यों? उमर अयूब और गौहर खान ने, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गद्दार कौन वाले ट्वीट के ऊपर इनको डायरेक्ट फोन करके इनकी थोड़ी सी गोशवाली की कि फौरी तौर पे इसको ट्वीट को जनाब डिलीट करो। उन्होंने कहा भाई क्यों डिलीट करें, हू द हेल आर यू, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम होते कौन हो, हम सिर्फ बानी तहरीक-ए-इंसाफ की बात मानते हैं। उन्होंने बड़ा कहा कि यार तुम लोग बाहर बैठे हो, तुम्हें नहीं पता रिपरकशंस और आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या है, और हम तो सख्ती में हैं। तुम्हें अगर इतना शौक है ची वीरा बनने का या नेल्सन मंडेला बनने का, तो फिर आओ उल्लू के पठो, आओ यहाँ पे आके जनाब अपना किरदार अदा करो। तुम बाहर बैठ के जनाब मुल्क के लिए भी और हमारे लिए भी मसाइल क्रिएट कर रहे हो।
ये इनकी आपस में मुंहमारी हुई। उसके ऊपर फिर इन सारों ने बानी तहरीक इंसाफ के कान भरे, बानी तहरीक इंसाफ ने इनसे रिजाइन ले लिया। अगला रिजाइन आ रहा है गौर अली खान का, ये भी सुन ले, गौर अली खान का रिजाइन भी आ रहा है। और हर वो पॉजिटिव बंदा जो पॉजिटिव तरीके से बात करेगा वो पीटीआई की मर्ती लीडरशिप में नहीं रहेगा। तो सर सिर्फ गौर साहब का है या और भी कुछ लोगों का रिज़ाइन सुनने में आ रहा है कि आने वाला है सर, उनको रिज़ाइन ले लिया जाएगा या उनको फारिग कर दिया जाएगा? देखिए कुछ तो रिजाइन आ रहे हैं, कुछ जरा ये रिजल्ट आने दे, ना सुन्नी ताक कौंसिल की मखसूस नशस्तों वाला रिजल्ट आने दे। उसके बाद पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी आपके बनेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, आधे से ज्यादा वफाक के अंदर और आधे से ज्यादा पंजाब के अंदर इनके जो मेंबरान हैं जो 100% फ्रॉम डे फर्स्ट से एका करके कंप्रोमाइज करके अपनी गीटी जोड़ के अपने मामला तय करके जनाब अहल भी हुए थे इलेक्शन के लिए और फिर इलेक्शन जितवाए भी गए थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना देना और वो फॉरवर्ड ब्लॉक फिर जो अंत मचाएगा वो आप अपनी आंखों से देख लें। कहा यह जाता है कि पीटीआई में एक हिस्सा ऐसा भी है जो हुकूमत को प्यारा हो चुका है और वो बज़ाहिर गालिम गलोच तो ज़रूर करता है, धमकियाँ भी बहुत देता है, लेकिन वो एक लिहाज से दो कश्ती पे सवार है। तो आप हमेशा कहते थे कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यारे हो चुके हैं। देखिए दो कश्तियों के ऊपर एक तो मुझे पिछले 2-3 दिन से ना वो फवाद चौधरी जैसा से जिंदगी दे, हाँ ये क्या है, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। वो बेचारा निकल के बेताब हुआ है कि मनु दोबारा तहरीक इंसाफ वाले जफ्फी लाड़ ते पप्पी लाड़ ते मनु जनाब चुमिया देन ते मन सीने ना लाड़ ते मैं फिर अगे वध के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ते फिर जनाब मैं जनाब मीडिया टॉक करा फला करा। उसको हर रोज एक पीटीआई का ओहदेदार नंगी गंदी गालियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, नॉट सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। लतीफ खोसा साहब जैसा बंदा, उसने कहा ये 2 नंबर आदमी, आपके शिबली फराज जैसा 2 नंबर आदमी जो पूरा 1 साल छुपा रहा, भागा रहा, जिसने कख तोड़ के 2 नहीं किया, 9 मई वाले दिन भी जनाब वो भागा हुआ था। वो आपका जनाब नाम नेहाद स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है ना जी, वो भी भाग गया जनाब तुर्की और वहां से साल बाद दाढ़ी मूछें बड़ी करके वो आया, उसका नाम ही मैं भूल गया, जो सेनेटर है क्या नाम है उसका जी। वो इस तरह के लोग हर रोज बेचारे इस फवाद चौधरी को, वो कहते हैं ना वो गली में जो घंटा लटका रहा हो ना, तो जो गुजरता है जाके घंटा बजा के जनाब हाथ से टन टन करके निकलता है और जो उठता है वो आके फवाद चौधरी की वो क्लास लेता है। लेकिन फवाद चौधरी कहता है मैं तो तहरीक इंसाफ में हूँ। तो खुदा का वास्ता ये 2 कुश्तियों में सवार होना छोड़ दो, 2 कुश्तियों में मत सवार हो। ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इंसान जैसा मौका भी रखे, चाहे दुनिया उसको बुरा कहे या सच्चा कहे, उसको खड़ा होना चाहिए और एक साइड पे होना चाहिए, मुनाफिक नहीं होना चाहिए। मुनाफिक का वही हाल होता है जो इस वक्त फवाद चौधरी की औरत चलेगा। तो सर ये कहने का मतलब ये है कि कहीं कल आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें पीटीआई में वापस जाने के लिए, जिस तरह फवाद चौधरी या दूसरे और लोग जो हैं वो एकदम सामने आ गए, एकदम सामने आ गए सर। और रऊफ हसन है, हामिद खान है या दूसरे लीडरशिप को वो बौने कह रहे हैं। हामिद खान की देखो, हामिद खान फवाद चौधरी की क्लास ले रहा है और मैंने कल उसका क्लिप देखा, सबसे बड़ा 2 नंबर आदमी हामिद खान। और फ्रॉम डे फर्स्ट से, हमेशा डे फर्स्ट से अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी बचा के सिर्फ फायदा उठाने के लिए इमरान बानी तहरीक इंसाफ के नाम और तहरीक इंसाफ से जजों की तहरीक चल रही थी। ये साहब बहादुर अपने आप को रहनुमा तहरीक इंसाफ कहलवाना पसंद नहीं करता था ये हामिद खान। अभी भी ये पूरा 9 मई हुआ, किसी को पता ही नहीं कौन किथे किस तरह। और जितना बानी तहरीक इंसाफ की लुटिया डूबी है पिछले 2 सालों में, बुनियादी रोल चौधरी एतजाज एहसन से लेके लतीफ खोसा से लेके हामिद खान का है। अब वो हामिद खान भी वो ओपन मीडिया में जनाब फवाद चौधरी को जनाब गली का घंटा समझ के जनाब टन टन उसके कालों पे लगा के गुजरा, वो भी सुना रहा है। कहते ना असली लोका नल ते बुढ़ी मलोका नल। जो मतलब फवाद चौधरी को समझना चाहिए कि खुदा के बंदे एक मौकफ रखो। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने मेरे मुतालिक कहा ना, एक बात याद रखिएगा, फयाजुल हसन चौहान थूका नहीं चढ़ता। एक बात याद रखिएगा, फयाजुल हसन चौहान की ना तो कोई इखलाकी और ना कोई मुआशी
2 नंबरी की फाइल जो है ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास नहीं पड़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के अपनी वालदा, फोत हुई वालदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे किसी ने मेरी माशी या इखलाकी जनाब फाइल दिखा के मुझसे ये ना मेरी राय चेंज नहीं करवाई। मेरी राय अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो मैंने अपनी आंखों देखा और जो इस मुल्क के खिलाफ अहले यहूद से लेके अहले खत्मे नबूवत के मुनकर उनकी जो पूरी कैंपेन और फिर इस बानी तहरीक इंसाफ और इसके इर्द गिर्द के जितनी कैटेगरी थी उनकी हरकतें और 9 मई देख के मैंने अपनी वेल विश और अपने ईमान और अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए जब फैसला कर लिया तो मरते दम तक इस तहरीक फसाद फिल अर्ज के रास्ते की रुकावट रहूंगा दलील के साथ। ठीक है। अच्छा सर बताएं, ये तो बड़ी बात कर दी आपने, ये रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया है। चलें, अब बहुत से लोग करते हैं लेकिन बहरहाल हमारे पास ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपने बड़ी बात कर दी। अब बताएं सर, रऊफ हसन के वो कहते हैं कि ये भी एक बौना है, मसलन फवाद चौधरी ने कहा है कि ये रऊफ हसन कहते हैं कि कोई भी शख्स जो निकल गया है उसको हम नहीं लेंगे पार्टी में। तो ये क्या हो रहा है सर, ये क्या इख्तिलाफ है? रऊफ हसन की क्या औकात है, चले बताएं। देखो फवाद चौधरी से मेरे सोच सेक्रेटरी है सर, मरकजी फवाद चौधरी से मेरे सोच खिलाफ सही। फवाद चौधरी एक पॉलिटिकल फिगर है। फवाद चौधरी की फैमिली कह लो या अपने बाप दादा की वजह से कह लो या अपने चाचे की वजह से कह लो या अपने रिश्तेदारों की वजह से कह लो या अपने खानदान की वजह से कह लो, लेकिन उसके अंदर कोई पॉलिटिकल वस्फ है, वो एक पॉलिटिकल फिगर है। रऊफ हसन कौन है? रऊफ हसन 2011 के अंदर शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का मुलाजिम था। 2010 के अंदर आप बताए ना 70-80 हज़ार की तनख्वाह के ऊपर मुलाजिम था ये 2008-9-10 में। रऊफ हसन जनाब अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर, एक टाउट है, वो एक एजेंट है, वो आया हुआ है अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। उसका क्या कंस्टिट्यूएंसी क्या है, उसकी स्ट्रगल क्या है, उसकी जनाब कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो फवाद चौधरी को अगर आप रऊफ हसन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो मैं हक सच बात करने वाला आदमी हूँ। फवाद चौधरी कहीं बेहतर है उससे। चौहान साहब यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर ये बताएं कि ये तो आपने बता दिया, बेहतर है। ये मोहम्मद जुबैर साहब जो PMLN के हैं आजकल, वो उनके अंदर PTI की मोहब्बत जाग गई है, इमरान खान की मोहब्बत जाग गई, ये क्या है सर? और छोड़ दे सर, बात छोड़े, बात वही है, ये भी दूसरा रऊफ हसन है। अच्छा, PTI का रऊफ हसन और ये नून लीग का रऊफ हसन है। बेचारे की क्या औकात है, कोई हल्का है, कोई कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने बना दिया गवर्नर किसके खाते में बनाया? जनरल बाजवा साहब के कोटे में से। यार हम पिंडी में बैठे हैं, सारी फैमिली फौज में है, खुद भी सारा जनाब नजर रखते हैं, हमें पता है कौन किधर से बोलता है और क्यों बोलता है। और जनरल बाजवा साहब ने एहसान किया, इसको अपने कोटे से जनाब इनको गवर्नर बना दिया। वरना पता है ना, जिंदगी में कभी कोई मार खाई हो, कोई तहरीक चलाई हो, कोई यूसी का होता, कोई सिटी का होता, कोई डिस्ट्रिक्ट का होता, कोई सूबे का होता, कोई मरकज का होता, कोई भाग दौड़, कोई नारेबाजी, कोई दफा 144, कोई जेल, कोई हवालात, कोई डंडे, कोई मुक्का, कोई तुक्का, भी मुंह उठा के आ गए जनाब, आगे जनाब आप गवर्नर बन गए। अब आप कहते हैं जनाब नवाज शरीफ ये तो नवाज शरीफ वो तो मरियम नवाज ये तो मरियम नवाज वो, खुदा का वास्ता है। अरे सर ये बताया सुने डॉक्टर साहब, ये शिकारी है। जैसे इत्तेजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा साहब, ये जितने गौर अली खान, ये सुलेमान अकरम राजा, ये शिकारी लोग, इन्हें पता है यार माहौल बना हुआ है, शिकार कर लो, माहौल बना हुआ है, मेमोरी ले लो, पार्लियामेंट के अंदर आ जाओ। इस वक्त तहरीक इंसाफ का माहौल बनाया हुआ है आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए से। तो ये भी शिकारी, ये समझता है शायद मैं आ जाऊंगा, मैं भी फिर दोबारा की तरफ फिट हो जाऊंगा। सर पीटीआई के लोगों को यकीन था कि इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब रिलीज होंगे और बाहर आ जाएंगे, लेकिन सर क्या हुआ? अब तो इमरान खान साहब को उस केस में जो है वो मज़ीद मुस्तरद कर दिया, उनकी उस एप्लीकेशंस को। तो आप क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं इस इशू पे बहुत कुछ ऐसा भी जानता हूँ कि जो अभी तक लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि मैं मुफ्ती सईद साहब के साथ बैठता रहा हूँ, उठता रहा हूँ, मुझे पता है। ओन चौधरी के साथ मैं उठता बैठता रहा हूँ। हम पार्टी के अंदर 24 घंटे उस पार्टी सेक्रेटेरिएट में होते थे, बनी गाला या पार्टी सेक्रेटेरिएट में। 2014, 15, 16, 17, 18 ये जो 4-5 साल है,
लेकिन मैंने आज तक इस पे बात नहीं की। नहीं सर, इद्दत पे बात नहीं कर, मैं इद्दत पे नहीं, मैं भी नहीं कर रहा। हाँ सर, टाइम खत्म हो जाएगा सर। सर वो कहते हैं ना कोयले की ब्रोकरी में ना मुंह काला होता है। सर काम ही गंदा है ये। नहीं मैं सर इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इद्दत केस में अब वो चले गए हैं, जो लोगों की उम्मीद थी कि ख़त्म हो जाएगा और कोई केस नहीं है तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो वो नहीं हो सका। और भी चंद केसेस हैं। मैं सर आखिरी सवाल, जी सर, ये ब्रेकिंग सुने। हाँ ब्रेकिंग। आप इद्दत का रोना रोते हैं, रेहाम खान के साथ जो कंटेनर पे निकाह हुआ था वो 7 मुहर्रम वाले दिन हुआ था, 7 मुहर्रम। फिर दोबारा लोगों को दिखाने के लिए जरा 3 महीने बाद जनाब इन्होंने फिर वही दिखावा किया और वहां पे उसमें भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा बड़ी बात है। रेहाम खान अक्सर प्रोग्राम में सारे के सारे तप जाएंगे, ये इन्होंने फिर अपने अहले तशरीफ वोटर को जनाब बचाने के लिए आज आपने ब्रेकिंग दे दी सर 7 मुहर्रम को, जबकि रेहाम खान को ले लें। रेहाम खान को आप उन बोल ले लें। चलें जरूर लूंगा रेहाम, मैं आपकी बात की तस्दीक रेहाम खान से जरूर कराऊंगा। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, ये सर फैसल वाडा जो हैं ये तो बड़े फन्ने खान हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें टीवी में बैठ के करते हैं, बड़ी बड़ी, जब पीटीआई में थे तब भी, पीटीआई छोड़ी तब भी। अभी जो सर तौहीन अदालत हुआ है उसके बाद वो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन सर फिर हमने देखा कि गैर मशरूत तौर पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने अब 2 बात है सर, या तो उन्होंने नाक रगड़ा है या फिर सजदा किया है, और अगर सजदा किया है तो सर वो तो इस्लाम में सजदा जो है हराम है, और नाक रगड़ा है तो सर इसको क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब वो एक दफा एक बंदे का ना कमा आके ना हर रोज का करता था, जरा उसकी मंडेरी पे आए, उसने एक दिन जनाब 12 पोर निकाली, निशाना लिया, निशाना सही लगा नहीं, कमा उड़ गया। और बंदों ने कहा जी क्या होया जी चौई साहब तुसा फायर कीता, बंदा कमा ते मरया कोई नहीं, उसका जेल होए कमा मरया नहीं, एक कान खोल के सुन लिया, और कमल का मरया नहीं, दोबारा आके इधर मेरे मडेर ते टाटा ते का नहीं करने लगा। कहने का मकसद ये है फैसल वाडा को ने जो काम करना था कर दिया, उसने जो सुनानी थी सुना दी, जिनको सुनानी थी सुना दी, बस काम खत्म। अच्छा बस वो सुनानी थी। अच्छा ये जो अमल है जो नाक रगड़ा है, या उन्होंने यार चूमा मसलन क्या किया है, चूमा है या सजदा किया है, नाक किया है? और सर ये उसने वो बानी तहरीके साहब और बुशरा बीबी वाली हरकत की है जो पाक पतन दरबार में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म, किसी स्टेज पर और बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।